हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमने अपनी 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स चालू कर रखा है, लेकिन क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू, थोड़ा पैनल में कमी होने के कारण हमारी क्लास नहीं लग पाई। थोड़े हम लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लो कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो अब रेगुलर क्लास लगेंगी, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट इसमें क्या किया था? हमने इसमें लास्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत विभव। ये हमारा टॉपिक लास्ट रहा था इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उससे कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु, मतलब इसकी स्थिति क्या थी, आर थीटा थी, उस पर स्थित कोई बिंदु पर हमने क्या लगाया था, विद्युत विभव निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको वहां पर लगाया था। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था। ये वाला रहा, ये हमने इसके डेरिवेशन किया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर थीटा पर विद्युत विभव हमने निकाला था। और मैंने आपको बताया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस चैप्टर में से अधिकांशतः पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादातर पूछा जाता है ये। और इसके इसके साथ साथ ही हमने इसके अक्ष और निरक्ष पर भी विद्युत विभव निकाला था, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आया था अपने पास, क्या आया था, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या आया था, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अक्ष पर क्या देखा था हमने? अक्ष पर देखा था कि जो एंगल होता है अपना, जो थीटा होता है, वो क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण अपने को जब हम फॉर्मूला केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर में इसका मान रखते हैं, पुटअप करते हैं, तो क्या आता है कि जो हमारा जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या आता है, केपी अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विद्युत विभव। किसके कारण? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो उत्पन्न किसी बिंदु आर थीटा पर उत्पन्न विद्युत विभव होता है, उसका ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। देन इसके बाद हमने किया था वी निरक्ष। वी निरक्ष पर क्या होता है, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, वह बिल्कुल इस प्रकार से होता है 90 डिग्री का। इसके कारण हमने देखा कि जब हमने इसमें केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था, इसमें हमने क्या रखा, 90 डिग्री जब एंगल का मान रखा, तो देखा कि इसका फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया था 0, क्योंकि कॉस 90 का मान हो जाता है 0, और जब 0 का मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। तो नेक्स्ट हम अब इसमें पढ़ने वाले हैं एक नन्ना सा टॉपिक, परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सब्सटेंस तो देखेंगे, तो देखते हैं। जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह तो होता नहीं है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं, जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। मैंने कहा कि जैसे कोई अपने पास कोई वस्तु है, ऐसे समझो, पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ऐसे पदार्थ, देखो, ऐसे पदार्थ में विद्युत का प्रवाह तो नहीं होता है, ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं, ऐसे कुचालक पदार्थ, ठीक है, ना लिख लो, ऐसे कुचालक पदार्थ ऐसे चालक पदार्थ
इनमें विद्युत का प्रवाह तो नहीं होता है, इनमें विद्युत का प्रवाह तो नहीं होता है लेकिन ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, ऐसे कुछ अलग पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रभाव तो होता नहीं है, प्रवाह नहीं होता है, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स गति नहीं करते हैं, जबकि विद्युत प्रभाव को ये प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे उनको कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास इस प्रकार से कोई प्लेट है, ठीक है, और उसमें इस प्रकार से कुछ मतलब ऐसे अध्रुवीय अणु हैं, इनमें मतलब परमाणु धनावेश, हमने मान लिया कि इसके पदार्थ के अंदर जो इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें विद्युत आघूर्ण है, इस प्रकार से क्या है, वितरित है, इस प्रकार से वितरित है। जब यह विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है तो इसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लेकर आते हैं तो देन क्या होता है, जो ये अपने जैसे हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसको लेकर आते हैं तो ये व्यवस्थित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब धनावेश एक तरफ और ऋणावेश एक तरफ। प्रकार से व्यवस्थित जाते, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो के टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, दूसरे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक, कौन कौन से, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और पोलर डाई, क्या भाई। अब ये ध्रुवीय अध्रुवीय, सॉरी हाँ ये नॉन है, नॉन पोलर
अब ध्रुवी क्या होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, सॉरी वो जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ आपको मैं पहले बताता हूं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में। अध्रुवीय परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ये वे पदार्थ होते हैं जो अध्रुवीय अणु, ये कौन से पदार्थ होते हैं जो कि अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु जैसे कि H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, ऐसे अध्रुवीय अणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। अब ऐसे जब अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके जो धनावेश और ऋणावेश होता है, धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होता है। जैसे मैं बताऊं कि हमारे पास जैसे ये कोई बॉडी है, पदार्थ है, ठीक है, इसमें जो इनके धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र होगा, यानी कि इसमें अणु इस प्रकार से, इसमें जो इसका धनावेश होगा और ऋणावेश होगा वो किस प्रकार से होगा, वो होगा इस प्रकार से, मतलब इनका जो वितरण केंद्र है ऐसे होगा, यहीं पर प्लस होगा से कि धनावेश और ऋणावेशों के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी, अत्यंत अल्प होगी, यहीं पर प्लस और यहीं माइनस, ऐसे आप समझ सकते हो, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, दोबारा से दिखाता हूं मैं आपको, इस प्रकार से होंगे ये, प्लस 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 प्लस, दैट इज प्लस, और जो इनके ऋणावेश भी होंगे, ऋणावेश भी प्रकार से होंगे, यानी कि इनके धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र होगा वो क्या होगा, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करता हुआ होगा, यानी कि एक दूसरे पर संपाती होगा। तो इस दशा में प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनको देखते हैं तो इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि भाई हमारे पास जो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, Q × 2a होता है, तो उनके बीच कुछ दूरी होती है, लेकिन इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि इनके मध्य दूरी है वो अत्यंत अल्प है, तो मतलब हम जीरो मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इस स्थिति में जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये क्या है अपना, हम इसको क्या मान लें, ये है हमारे यहाँ, ये स्थिति कौन सी रही, ये स्थिति रही विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, है, क्योंकि इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र अपना, विद्युत क्षेत्र क्या है अपना जीरो के बराबर, आप समझ लो, विद्युत क्षेत्र को जीरो के बराबर समझ लो। सेकंड केस अपना ये होगा कि यदि हम इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, क्या रखते हैं, इनको हम
अगर हम इनको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखेंगे तो ये इसका ऐसा होगा, इसका व्यवहार जो है बिहेव ऐसा होगा। यदि हमको जब हम इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो इन पदार्थ के परमाणुओं के धन एवं ऋणावेश के बीच कुछ दूरी से ये क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इससे क्या है कि प्रत्येक परमाणु में कुछ द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि हम जब इनको क्या करेंगे, जैसे ही हम इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जैसे ही हम इनको विद्युत क्षेत्र की जैसे ही हम इनको विद्युत क्षेत्र की कर विद्युत उपस्थिति में लेकर आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अपना क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है वह नॉट इक्वल टू जीरो है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, उपस्थिति है। इस स्थिति में क्या होगा कि जो इसके धनावेश और ऋणावेश हैं, धनावेश और ऋणावेश हैं, उनके मध्य कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, ना कुछ दूरी उत्पन्न हो जाएगी, ना कुछ दूरी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो जब भाई कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उनके मध्य दूरी भी है और आवेश का मान भी हमारे पास है, तो Q इंटू टू निकाल के हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका निकाल लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, वहीं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनका क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा अपना क्या होता है, दूसरा होते हैं अपने ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ठीक है तो ये क्या होगा, इनमें जो इनका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवी अणु H2N2। ये वही इनके अपोजिट क्या होगा, ये क्या होगा, ध्रुवी अणु, अणु। जैसे HCl रहा, HBr रहा, जैसे HCl, HBr और H2O, NH2, H2O, NH2 जैसे ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब इनका विखंडन होता है कि तो एक क्या आयनों में टूटते हैं तो क्या बनते हैं, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Br माइनस, ऐसे इस प्रकार से टूटते हैं। और इस स्थिति में इनका खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु का कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन ये सभी क्या होता है, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण कुल जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। कैसे, देखो इनका कुछ खुद का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, जैसे
इनमें खुद के मध्य दूरी होती है, लेकिन क्या होता है, ये अनियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि भाई इसका प्लस ये रहा, इसका माइनस ये रहा, ये माइनस और प्लस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वहीं ये माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कुल विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण इनका होता है, वो क्या हो जाता है, हो जाता है शून्य। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो कार से लिख आया भाई समझ में। लेकिन जब हम इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लेकर आते हैं, जैसे ही हम इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लेकर आते हैं, तो क्या होता है, ये सेपरेटली नियमित रूप से सुव्यवस्थित रूप से क्या हो जाते हैं, सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। अब जैसे ही हम इनको इसमें लाए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम इनको क्या कहे, लेकर आए, जैसे कि यहाँ पर प्लस रहा, यहाँ माइनस रहा, यानी कि हम विद्युत क्षेत्र लेकर आते हैं, तो होता क्या है, ये व्यवस्थित रूप से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित रूप से अपनी स्थिति बना लेते हैं, जिसके कारण होता क्या है, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अंत में होता क्या है कि इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, तो कुछ ना कुछ होता है। ये रहे थे अपने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रहे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्रुवण सदिश। अब ये कोई हमारे पास कोई वस्तु है, वो परावैद्युत है, उसको ध्रुवित करने की प्रक्रिया, उसको जैसे कि अपने पास है कोई अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ है, तो उसको ध्रुवित पदार्थ बनाने की प्रक्रिया ही क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब कि कोई अपने पास कोई वस्तु है अपने पास, वह क्या अध्रुवीय है, उसको ध्रुवित बनाने की प्रक्रिया क्या जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी, ध्रुवण हो जाएगी। लेकिन हम क्या कहेंगे, किसी परावैद्युत पदार्थ, जैसे ये भाई ये को हमारे पास कोई वस्तु रही, ये अपने पास क्या है, अध्रुवी, ये अध्रुवी पदार्थ है। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, ध्रुवी बनाना है। ठीक है, तो इसके एकांक आयतन को मैंने माना कि इसका जो एकांक आयतन है, उसको ध्रुवित करने के लिए एकांक आयतन को द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवित करेंगे हम, तो इसका क्या निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। तो एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण को ही क्या कहेंगे हम, ध्रुवण सदिश कहेंगे। ये इसकी क्या गई, परिभाषा हो गई। कि परिभाषा हम लिख लेते हैं एक बार, मैं आपको एक बार ऐसे और समझाता हूं। ये देखें,
हमारे पास दो कोई प्लेटें हैं, मतलब क्या है, तो क्षेत्र मान लो इसको, ठीक है। से ठीक है, ये मान लिया कि हमारे पास कोई जिसका ये ध्रुवण सदिश किसी परावैद्युत, और हाँ मैं आपको बता दूं, जो ध्रुवण सदिश होता है ना, किसी परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का क्या होता है, मात्रक होता है। कि भाई हमने माना कि ये अपनी एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, तो मान लें हम क्या, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, माइनस नेगेटिव चार्ज है। और इनके मध्य हमने क्या रखा, एक अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है, इसमें किसी प्रकार की कोई आवेश नहीं है, उसको इनके मध्य लाकर रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेरण के कारण, प्रेरण मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था प्रेरण क्या होता है। प्रेरण कारण जो इसकी ये वाली, तो क्या ये प्लेट होगी, अगर हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि देखो यहाँ पर माइनस चार्ज, इसकी अगर इस प्लेट की इस तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो इस नेगेटिव चार्ज के प्रेरण के कारण, नेगेटिव चार्ज के प्रेरण के कारण यहाँ कौन सा चार्ज होगा, उत्पन्न होगा, यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, ही नहीं दे, तो देखो ये प्लेट, ये प्रेरण यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज है, और इसके प्रेरण के कारण इस प्लेट के इस सिरे पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और इसी प्रकार प्लेट की दूसरी तरफ भी क्या होगा, भाई इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है इस सिरे पर, तो इस नेगेटिव चार्ज है तो इस सिरे पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो इसके क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमने पदार्थ अंदर रखा है उस पर, इस सिरे पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर मैं मानूं कि जो हमारा ये प्लेट है इनका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, कभी क्या आ गया, सिग्मा हो गया, इसका प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। देन जो इस पर जो आवेश होगा, उत्पन्न होगा, जो हमने वस्तु रखी है इस पर क्या होगा, इस पर जो सिग्मा होगा, सिग्मा वो क्या होगा, पृष्ठ आवेश, प्रेरित आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित होगा, प्रेरित हो जाता है, ठीक है। भाई ठीक है भाई, ये तो अपना विद्युत क्षेत्र रहा, इस पर प्लस क्यू आवेश है, पर माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस प्लस पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये माइनस आवेश घनत्व। जब इन पर जो आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, प्रेरित पी मान लेते हैं, प्लस माइनस, देखिए आवेश घनत्व इन पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अतः ध्रुवण सदिश क्या होगा भाई, ध्रुवण सदिश यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने आपको क्या बताया भाई, अब तो ये पूरी प्लेट पर है, इतना आवेश है, आवेश घनत्व है, आपने देख लिया। यदि मैं कहूं इसके एकांक आयतन पर आवेश कितना है, और जब हम एकांक आयतन पर आवेश निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा अपना, वही हो जाएगा अपना ध्रुवण सदिश। नहीं अतः ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश क्या होगा,
द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो P इसको हम P से डिनोट कर लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। अब इनके मध्य में मान लेता हूं जो दूरी है वो T है और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है A। तो भाई Q आवेश Q है, Q इंटू T और आयतन क्या होता है, आयतन क्या हो जाएगा भाई क्षेत्रफल थोड़ा चौड़ाई या लंबाई आप क्या मान लो, Q इंटू टी हो जाएगा, सॉरी A इंटू टी हो जाएगा भाई। तो जो इसका आयतन है क्या हो जाएगा A इंटू टी, टी से T कैंसिल आउट हो जाएगा, देन P इज इक्वल टू Q अपॉन A। क्या आ गया, तो एकांक आयतन पर द्विध्रुव आघूर्ण, एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, फाई ए से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी तो सिग्मा पी कर ले हमें ना, तो सिग्मा पी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे क्या है ध्रुवण सदिश का, ध्रुवण सदिश का मान होता है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। इससे स्पष्ट क्या होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो प्रेरित जो क्या है अपना ध्रुवण सदिश का मान जो होगा वो क्या होगा, प्रेरित आवेश, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व क्या होगा बराबर। ठीक है, और इससे हम एक देखो प्लस कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो ध्रुवण सदिश हमने निकाला वो क्या है पर समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा, क्योंकि जितना हम विद्युत क्षेत्र देंगे उतना ही पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। जब हम और इस समीकरण दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, भाई जितना विद्युत क्षेत्र हम इसको देंगे, इस प्लेट में विद्युत क्षेत्र जितना होगा उतना ही पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा अपने पास एक नियतांक आएगा, स्थिरांक आप जिससे बोल सकते हो। तो लेकिन और स्थितियों में क्या आता है, एक स्थिरांक आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अपने पास दो स्थिरांक आएंगे, एक तो क्या एप्सिलॉन नॉट और एक क्या होगा काई। जैसे ही हम इसको समानुपात के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास दो स्थिरांक आएंगे, क्या एक तो एप्सिलॉन नॉट और एक काई, और अपना विद्युत क्षेत्र जो है अपने पास यही है। यहां पर जो काई ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है प्रवाह की विद्युतशीलता, और काई ये काई हमने सुना नहीं होगा अभी तक। तो ये काई क्या होती है, ये होती है सुनो काई, हाँ काई होती है विद्युत प्रवृत्ति, क्या है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी विद्युत प्रवृत्ति, ये क्या होती है विद्युत प्रवृत्ति। भाई तो परिभाषा मैंने आपको बता ही दी है, इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्रुवण सदिश आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप ध्रुवण सदिश का यहाँ पे अगर मात्रक पूछोगे, मात्रक पूछना चाहो तो इसका क्या होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या होगी m0 L-2 T1 A1 हो जाएगी। और नेक्स्ट हम अपना बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा
टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है, किसका है? एक मिनट। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अपना है धारिता, कैपेसिटेंस, को हम पढ़ेंगे। अब कैपेसिटेंस चालू करेंगे अब। और यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, कैपेसिटेंस से हर बार क्या आता है, क्वेश्चन अपने पास आता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है चालक की धारिता। आपने सुना होगा वे धारिता क्या होती है, धारिता क्या होती है। तो इस शब्द से देखो, हम पहले चालक की धारिता, चालक को छोड़ो, पहले धारिता देखो। धारिता क्या होगी? किसी कंटेनर है हमारे पास, कोई वस्तु है, कोई है ना, तो उसके क्या है, कुछ चीज, कुछ वस्तु, कुछ भी धारण करने की क्षमता क्या होगी? धारिता। जैसा कि हम इससे देख पा रहे हैं, इससे सीधा सीधा इसका अर्थ निकलता है धारण करने की, क्या धारण करने की क्षमता क्या होगी? धारिता होगी। जैसे मैंने बोला कि अपने पास कोई कंटेनर है, जैसे कि कोई अपने पास, मान लो ये अपने पास कोई डिब्बा है, इसकी क्या है, इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की। 5 लीटर इसमें क्या आ सकता है? पानी आ सकता। तो मैं कहूं तो इसकी क्या धारिता क्या है? तो इसकी धारिता क्या है? 5 लीटर है। यदि हम 5 लीटर से ज्यादा इसमें पानी भरेंगे तो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा। तो किसी वस्तु के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? धारिता होगी। ये तो इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको यदि इसको समझाता हूं, के अलावा जैसे हमने देखा कि भाई हमारे पास कोई प्रकार से क्या है, कोई बॉडी है, इसको कितना आवेशित किया जा सकता है? इसको कितना आवेशित किया जा सकता है? इसको कितने आवेश हम दे सकते हैं? कि आवेशित होने की प्रक्रिया, आवेशित, इसको कितना प्रक्रिया किया जा सकता है, इसको कितना कूलम आवेश दिया जा सकता है, यह क्या होगी? इसकी धारिता होगी। ठीक है। दूसरे तरीके से आपने एक नाम सुना होगा, कंडेंसर। अपने घर में हम होते हैं तो एक नाम हम आपने जरूर देखा होगा, बिल्कुल हो भाई, हमारे जैसे कि जैसे हम अपने घर में क्या होता है, सबसे पहले जब कोई पंखा देखा होगा हमने, पंखा, पंखा सबके घर में होती है। पंखा कभी कभी क्या सी आवाज करता है? ऐसी आवाज करने लग जाता है। तो सीधा अर्थ होता है, सीधा करके कहते हैं, लाला बेटा इसका पंखे का कंडेंसर खराब हो गया है, उसको चेंज करना है। तो ये कंडेंसर क्या होता है? यही होती है कैपेसिटेंस, संधारित्र। संधारित्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ाई नहीं होगा, खैर अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे संधारित्र को। तो उसको पहले बाद में बताएंगे। पहले जो धारिता की जो परिभाषा होती है उसको लिखते हैं अपन।
देखो लिखते हैं, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, कि चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। क्या भाई, थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं। तो इसको तो अपने टॉपिक है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।